जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू कल्पाक्स 300 हार्ड डे में आज 62 वाला लेक्चर है। आइए शुरू करते हैं आज का अपना टेस्ट। तो देखो, सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है। आज हम पढ़ रहे हैं एमपी जीके में मध्य प्रदेश का कला एवं संस्कृति से संबंधित यहाँ पे प्रश्न लिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भिलो की कलात्मक दीवानिया किस कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये किस कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? ये लकड़ी शिल्प का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लेते हैं। नागझिरी के श्री दगड़ू गप्पल और हरसूद की सुश्री जीवनलता खेड़े किस गायन शैली से संबंधित मानलिया गाते हैं? तो किससे संबंधित मानलिया गाते हैं? ये संत सिंगा जी। और आप ये अगर आपको ये पता नहीं है नागझिरी के श्री दगड़ू गप्पल कौन है, तो ये आप याद करना। मांडलिया गीत कहां से संबंधित है? तो निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। निमाड़ क्षेत्र का आप देखोगे तो यहीं पे संत सिंगा जी से संबंधित है, क्या आ जाएगा हमारा गीत। अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में, 2 मिनट में क्लीन कर देता हूं। मध्य प्रदेश में प्रणामी संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहां था? इसका सही आंसर क्या है? पन्ना। ये प्रणामी संप्रदाय आपको याद रखना है, इसका मुख्य केंद्र कहां पे था? पन्ना। अगला प्रश्न हम लेते हैं। बेगा जनजाति में कितने मुख्य गोत्र है? तो बेगा जनजाति में मुख्य कितने गोत्र है? तो 6 गोत्र है। 2 सेकंड ये क्लियर कर देता हूं मैं आपको। कितने गोत्र है? 6 गोत्र है। अगला प्रश्न हम लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोरकू की उप जनजाति नहीं है? तो देखो, आपको ये जरूर याद करना है कोरकू की उप जनजाति कौन सी है। मध्य प्रदेश का सबसे फेवरेट प्रश्न है। एक और दे रखेगा आपको जनजातियां और उनकी दे रखेगा उप जनजातियां कौन कौन सी है। मध्य प्रदेश की जितनी भी जनजाति है उनकी उप जनजातियों का नाम आपको जरूर याद करना है। तो देखो, बंदोरिया है, पटेलिया। देखो, पटेलिया किसकी जनजाति है? भीलों की उप जनजाति पटेलिया। भील, भिलाला, पटेलिया, ये किसकी जनजाति है? उप जनजाति भील की है। तो यही हमसे पूछ रहा है कि कोरकू की उप जनजाति नहीं है, तो कौन सी नहीं है? पटेलिया नहीं है। बाकी सब क्या है? कोरकू की उप जातियां हैं। तो दुलारिया, बवेरिया। अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में भट्टोबाई गुड़िया का केंद्र स्थित है? तो किस जगह से संबंधित थी भट्टोबाई? देखो, भट्टोबाई थी ग्वालियर क्षेत्र से संबंधित। अगला प्रश्न हम लेते हैं। कवेलू मिट्टी की मूर्ति किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? बघेलखंड वाले क्षेत्र से संबंधित है कवेलू मिट्टी की मूर्तियां। फिर अगला प्रश्न हमारे पास है, मध्य प्रदेश में होमो इरेक्टस का कंकाल कहां से प्राप्त हुआ? तो आपको ये पता होगा, मानव का जो विकास हुआ है, तो मानव के विकास की एक पूरी क्या है? कलानुक्रम। जैसे सबसे पहले कौन आया था? रामापिथेकस। उसके बाद बहुत सारे क्या है, हमारे जो पूर्वज थे उनके अलग अलग नाम है। तो होमो सेपियंस, अभी जो हमें किससे, हमारे जो पूर्वज है उसका क्या नाम है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस से पहले जो थे उनको हम होमो इरेक्टस कहते थे। और इनके हमें कहां से मिले हैं? तो ये हथनोरा से मिले हैं। आपको पता होगा कि होमो इरेक्टस के हमें कंकाल कहां से मिले हैं? हथनोरा। और हथनोरा कहां पे? आपने सुना होगा सीहोर। कहां पे? हथनोरा, सीहोर याद करना है आपको। ये कहां पे? सीहोर, हथनोरा। और देखो, सीहोर से भी आपको मिले होंगे हाथी के कंकाल। तो कहां से मिले? हथनोरा, सीहोर। अगला प्रश्न हम लेते हैं। पन्ना मध्य प्रदेश में नंदचंद मेले का कब आयोजन किया जाता है? तो देखो, थोड़ा प्रश्न करेक्ट कर लेना आप कि मध्य प्रदेश के पन्ना में नंदचंद मेले का आयोजन कब किया जाता है। समय पूछ रहा हमसे, वो समय क्या है? मकर संक्रांति। इस समय क्या किया जाता है? मकर संक्रांति के समय नंदचंद मेले का आयोजन किया जाता है। तो आपसे 2 चीज बन गई, या तो एक तो नंदचंद मेले का आयोजन कहां किया जाता है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में किया जाता है। दूसरा कब किया जाता है? तो मकर संक्रांति। और आपको पता होगा मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? 14 जनवरी को। अगला प्रश्न हम लेते हैं। लोक देवता हरदोल किस क्षेत्र से संबोधित है? तो देखो, हरदोल की मनोती आपने सुना होगा, और ये आपको देखोगे तो ये कौन सा क्षेत्र आएगा? बुंदेलखंड वाला क्षेत्र आएगा। तो देखो कहां पे? देखो, ये बुंदेलखंड। बी आंसर हमारा क्या है? करेक्ट। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पर्यटन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1961 में। ये डेट है, आप सीधा सा याद कर लीजिए। जितने भी मध्य प्रदेश में इस प्रकार से जब भी चीज आती है, मध्य प्रदेश कला एवं संस्कृति विभाग की स्थापना कब करी गई है? मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब करी गई? जैसे मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कब करी गई थी? 1952 में। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब करी गई? 1954 में। इस प्रकार से सारी जो डेटा होती है वो इंपोर्टेंट डेटा आपको याद करना है। सारी डेटा याद नहीं करना है, जो महत्वपूर्ण है बस वही याद करना। जैसे ये इसका क्या आ जाएगा? 1961। अगला प्रश्न हम देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति खुद को रावण का वंशज मानती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। कौन सी जनजाति अपने आप को रावण का वंशज मानती है? कोरकू जनजाति। ये अपने आप को क्या मानती है? रावण का वंशज। और आपने एक और चीज सुनी होगी, मध्य प्रदेश के किस जिले में रावण की पूजा की जाती है? तो मध्य प्रदेश में 3 स्थान है जहां पे रावण की पूजा की जाती है। आपने सुना होगा मंदसौर, जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी, वो कहां थी, कहां की थी? ये मंदसौर की रहने वाली थी। तो यहाँ पे भी रावण की पूजा की जाती है। तो ये कोरकू जनजाति के लोग अपने आप को क्या मानते हैं? रावण का वंशज। ये जो छोटे वनडे एग्जाम होते हैं ना, पटवारी, एमपीएसआई, कांस्टेबल, ऐसे एग्जामों में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, उस सामुदायिक रेडियो का क्या नाम है जो आदिवासियों की बोलियों में संवाद और सूचना प्रसारित करता है? तो उसका नाम है वान्या। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने वान्या के बारे में। तो क्या नाम है उसका? वान्या। अगला प्रश्न हमारे पास है, जाम नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? देखो जाम नदी कहां पे? छिंदवाड़ा में। पहले छिंदवाड़ा में थी, अभी आपको पता है छिंदवाड़ा से अलग करके क्या बना दिया गया? पांडुरना। और अभी आपने और सुना होगा, पांडुरना से अब छिंदवाड़ा से अलग करके एक और जिला बनाया जा रहा है, जुन्नारदेव। ये सब छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला था। अब इसके कितने टुकड़े हो गए? 3 टुकड़े हो गए। देखो बताओ, 2 साल के अंदर ही इसके कितने जिले बना दिए गए? 3 जिले बना दिए गए। तो किस नदी पे, जाम नदी पे कौन सा मेला आयोजन किया जाता? गोटमार। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी ये प्रश्न पूछ भी चुका है। तो आपसे जनरली यही पूछेगा, गोटमार मेला कहां पे आयोजित किया जाता है? तो कहां पे आयोजित किया जाता है? ये छिंदवाड़ा। अब छिंदवाड़ा से अलग करके क्या बना दिया गया? पांडुरना। और पांडुरना मध्य प्रदेश का पहला जिला है जो मराठी भाषी है, मराठी भाषा बोला जाती है, क्योंकि मराठा महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से मिला लगा है क्षेत्र है। ये जरूर याद करना। एक और आपने सुना होगा, इंदौर जिले में भी एक और मेले का आयोजन किया जाता है इसी प्रकार से, वो जरूर याद करना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न हम लेते हैं, मांदर और दफड़ा किससे संबंधित है? तो मांदर और दफड़ा किससे संबंधित है? ये संगीत वाद्य यंत्र है। ये संगीत वाद्य यंत्र आपने देखा होगा, जो मध्य प्रदेश के जितने भी लोग नृत्य होते हैं, लोकगीत होते हैं, ये जो इनके जो वाद्य यंत्र होते हैं, देखो जो मांदर है, और कौन सा है? मांदर है, दफला है, ढोल है, मृदंग है। ये इस प्रकार के क्या है? संगीत वाद्य यंत्र। यही पूछ रहे थे, मांदर और दफड़ा क्या है? तो ये क्या है? संगीत वाद्य यंत्र। जो मध्य प्रदेश की जो क्षेत्र देखेंगे, जैसे मालवा क्षेत्र हो गया, निमाड़ क्षेत्र हो गया, बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड, ये चारों क्षेत्रों को आपको क्या याद करना है? इनके लोक गीत याद करना है। फिर आपको क्या याद करना है? लोक नृत्य याद करना है। फिर क्या याद करना है? लोक नाट्य। और फिर याद करना है इनकी लोक चित्रकला। ये सारी चीज एमपीपीएससी में हर साल 1-2 प्रश्न यहाँ से पूछता है। ये जो चारों क्षेत्र में जो आपको बता रहा हूं, इसमें आपको याद करना है मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति का 50% क्षेत्र यहीं से आ जाता है। तो आपको याद करना है। तो आपको याद रहेगा मांदर, दफड़ा, मृदंग, ढोलक, ये क्या है? संगीत वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निर्गुणी शैली के संतों जैसे सिंगाजी, कबीर और दादू द्वारा रचित गीत पाए जाते हैं, गाए जाते हैं? किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो आपको पता होगा निमाड़ वाले क्षेत्र में। ऐसे भी आप जब याद कर सकते हो, जो संत सिंगाजी थे, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? निमाड़ वाले क्षेत्र से संबंधित थे। और आपको पता है, जो संत सिंगाजी की जो कविता है, उसके अंदर जो संत कबीर है, उनकी बहुत सारी वाणियां आपको देखने को मिलेगी। तो किस क्षेत्र से संबंधित है? संत सिंगाजी निमाड़ क्षेत्र से संबंधित थे। और संत सिंगाजी की जो रचना है, उनके अंदर क्या मिलेगा आपको? कबीरदास जी के दोहे, कबीरदास की कही गई बातें आपको देखने को, सुनने को मिलेगी। हाँ, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या था? डी, निमाड़। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में अहू खाना या मृगवन स्थित है? तो किस जिले में स्थित है ये? बुरहानपुर। कहां पे स्थित है? बुरहानपुर। अगला प्रश्न लेते हैं, राई क्या है? तो राई आपको पता है एक लोक नृत्य है, और राई मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय नृत्य है। क्या याद रखना है आपको? राई क्या है? लोक नृत्य है। और किस क्षेत्र से संबंधित है ये? तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र। बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में क्या किया जाता है? राई नृत्य, और ये बहुत ज्यादा फेमस है और मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय नृत्य। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि राय नृत्य को मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय नृत्य कब घोषित करा गया? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक खाम बाबा के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है, जो विदिशा का गरुड़ स्तंभ है, इसको वर्तमान में खाम बाबा के नाम से जाना जाता है, और ये कहां पर है? विदिशा में। रहेगी आपको याद बात। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो गरुड़ स्तंभ की स्थापना किस विदेशी शासक ने स्थापना करी थी, या किस राजदूत ने इसकी स्थापना करी थी? आपको एक कमेंट करके बताना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपीपीएससी में, या एमपी की जितनी भी वनडे एग्जाम होती है, सबसे फेवरेट प्रश्न एमपीपीएससी का है। छोटी मोटी एग्जाम आपको सब देखने को मिलेगा आपको कि गरुड़ स्तंभ, आपसे यही पूछ लेगा गरुड़ स्तंभ कहां पे स्थित है?
विदिशा में। इसी विदिशा का प्राचीन नाम आप देखोगे तो भेलसा देखने को मिलेगा। और किसने इसकी स्थापना करी है ये याद करना है, और इसमें क्या बताया गया ये भी याद करना है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, पुष्प की अभिलाषा के लेखक कौन थे? तो आपको पता है माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा बहुत फेमस रचना है इनकी, माखनलाल चतुर्वेदी की। और माखनलाल चतुर्वेदी कहां से संबंधित है? मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग के। पहले इसका नाम था होशंगाबाद, वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? नर्मदापुरम। तो आपको नर्मदापुरम याद करना है। माखनलाल चतुर्वेदी, उनकी रचना क्या है? पुष्प की अभिलाषा। और माखनलाल चतुर्वेदी को कहते हैं एक भारतीय आत्मा। समझ सकते हो आपकी कितने इंपॉर्टेंट हमारे लिए माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न हम लेते हैं, मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ जो मंदिर है मंदसौर में स्थित है। एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये मंदसौर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमसे क्या पूछ रहा है? सत्य। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, ये देखते ही नहीं है कि क्या पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। उनको जो समझ में आता है वही लगा देते हैं, भूल ही जाते हैं ऊपर क्या पूछ रहा है। कभी हमसे सत्य पूछेगा, कभी हमसे असत्य पूछेगा। जनरली क्या होता है, असत्य प्रश्न जरूर पूछता है, या सत्य। सत्य आजकल कम पूछने लगा क्योंकि व्यक्ति की मेंटालिटी बन गई, हमसे पूछ रहा है सत्य। कभी कभी क्या देता है वो असत्य। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है हमसे, कौन सा सत्य? देखो भगोरिया त्योहार मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये भगोरिया त्योहार मध्य प्रदेश की भील जनजाति का एक क्या है? प्रणय पर्व, मोस्ट इंपोर्टेंट है भगोरिया। और भगोरिया त्योहार भी आप देखोगे होली के 7 दिन पहले प्रारंभ होता है। और इसी भगोरिया त्योहार के भी 3 पार्ट है। आपने सुना होगा गुलालिया, गोल गधेड़ू, है ना, ऐसे 3 पार्ट होते हैं इसके। फिर आप इसमें अगला पूछा, भगोरिया त्योहार मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बिल्कुल गलत बात है। तो क्या सही आंसर आ जाएगा हमारे इसमें से? भील जनजाति। सही करेक्ट आंसर हमें पूछना था। फिर अगला, रंगत धोआ निम्नलिखित में से किस नाट्य शैली से संबंधित है? तो किस नाट्य शैली से संबंधित है? माच। आपको याद करना, रंगत धोआ निम्नलिखित किस नाट्य शैली से संबंधित है? माच। और माच आपको याद करना किस क्षेत्र में लोक नाट्य किया जाता है? तो आपको पता है मालवा। और माच को ही मध्य प्रदेश का लोक नाट्य घोषित किया गया है। आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि मार्च को मध्य प्रदेश सरकार ने कब मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य घोषित करा है। तो याद रहेगा आपको मार्च से याद करना है आपको मालवा, और मार्च से याद करना है नाटक। ठीक है, कैसे याद करोगे? देखो 2 चीज होती है, एक होता है लोक नृत्य। लोक नृत्य क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? राय। और आपको क्या करना है? नाट्य क्या है? मार्च। एक और याद करना है मालवा क्षेत्र का एक होता है मटकी। तो मटकी क्या है? मालवा क्षेत्र का क्या है? लोक नृत्य। तो देखो माँ तो मालवा भी याद हो जाएगा, माँ से माच भी याद हो जाएगा, किंतु आपको ये याद करना है मटकी क्या है, माच क्या है। तो देखो मटकी तो आपको पता है कि डांस किया जाता है, उसमें कमर मटकाना पड़ता है, ऐसे याद करो। तो माच से क्या, मटकी से क्या याद करेगा? ये लोक नृत्य है। माच है तो माच कैसे पता करोगे कि नाट्य है? तो ऐसे याद करना, माचिस से आग लगाने की व्यक्ति क्या कर रहा है? नाटक। तो नाटक से क्या याद करना है? नाटक। रहेगी बात आपको याद। फिर देखो मामूलिया त्योहार मुख्य रूप से किसके द्वारा ये मनाया जाता है? किसके द्वारा मनाया जाता है? ये अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाता है। और देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जब भी इस प्रकार का ऑप्शन दिखे आपको, जैसे आपको ये पता नहीं है कि मामूलिया त्योहार मुख्य रूप से किसके द्वारा मनाया जाता है, अगर मान लो आपको यही पता नहीं है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में गाया जाता है, मतलब किस क्षेत्र में मनाया जाता है। तो देखो ऑप्शन देखिए, भील जनजाति, अविवाहित लड़कियां, विवाहित लड़कियां, गौंड जनजाति। तो देखो इस 4 ऑप्शन में आप ये देखिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमें कंफ्यूजन हो रहा है, या सिमिलर ऑप्शन है, मिलते जुलते ऑप्शन है। तो देखो क्या भील जनजाति, गौंड जनजाति समान ऑप्शन है क्या? नहीं। देखो इसमें देखो अविवाहित और विवाहित, मतलब बी ऑप्शन और सी ऑप्शन ऐसे ऑप्शन है जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बस। तो इसका मतलब यही है कि मेरा आंसर यहीं पे छुपा हुआ है। एग्जाम में आपको जब भी 2 ऑप्शन सेम दिखने को मिले जिसमें थोड़ा सा अंतर दिखे, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा आंसर उसमें छुपा है। तो देखो अगर मुझे ये पता चल गया कि मेरा आंसर 24, ये जो प्रश्न है मामूलिया त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, मुझे ये अगर पता चल गया कि इसका ऑप्शन बी और सी, इसका उत्तर बी या सी होगा, तो देखो मेरा तुक्का लगाने का प्रोबेबिलिटी जो संभावना कितनी बढ़ गई? 50%। मतलब मैं 50% तुक्का लगा सकता हूँ। और ये देखो 50% प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अभी मेरी संभावना कितनी थी? 33%। तो देखो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही लगा था मुझे अनुमान नहीं, किंतु मुझे इससे पता चल गया कि कौन सा ऑप्शन मुझे लगाना चाहिए। कोई सा भी मैं लगा सकता था, अगर मुझे नहीं पता होता तो सबसे पहले हम प्रेफर करेंगे ऊपर वाला ऑप्शन। ठीक है, रहेगी अविवाहित लड़कियों द्वारा क्या किया जाता है? मामूलिया त्योहार मनाया जाता है। कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि मामूलिया त्योहार कहाँ, किस क्षेत्र में ये मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लेते हैं। कलाकार पेमा फालिया और भूरीबाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको पेमा फालिया का नाम सुना होगा, ये बहुत ज्यादा जाबुआ की बहुत ज्यादा फेमस है। किस शैली के लिए फेमस है? पिथौरा कला। और आपको पता है पिथौरा कला किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति। तो पिथौरा कला किससे संबंधित है? भील जनजाति। और पेमा फालिया और भूरीबाई किससे संबंधित है? पिथौरा कला से। और भूरीबाई को तो पिथौरा कला के लिए सम्मानित भी किया गया।
पद्मश्री, पद्म विभूषण इनसे सम्मानित भी किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में हर साल अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य समारोह या महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? देखो ऑल इंडिया है नृत्य समारोह, तो मध्य प्रदेश का बल्कि भारत का सबसे बड़ा नृत्य समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो छतरपुर की एक जगह है खजुराहो। कहाँ पे किया जाता है? खजुराहो। खजुराहो में मनाया जाता है अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य महोत्सव, इसी का नाम है खजुराहो महोत्सव भी बोलते हैं, और फरवरी के महीने में मनाया जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कहाँ पे? खजुराहो। और खजुराहो कहाँ पे? छतरपुर। और आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि खजुराहो किन राजाओं की राजधानी रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है? देखो लोक नृत्य हमें बताना है किसका नहीं है। तो देखो कर्मा का आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश की जो जनजातियां होती हैं जैसे भील, गोंड, इनका प्रमुख नृत्य क्या है? कर्मा। इसमें कर्म की क्या किया जाती है? प्रधानता बताई गई है। फिर देखो बिहू, ये बिहू नहीं है। भगोरिया तो भील का है। राय भी आपको पता है बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है, तो आपको ये याद करना है। राय भी है, भगोरिया भी है और कर्मा भी है। कौन सा नहीं है? तो बिहू नहीं है। ये कहाँ का है बिहू? तो ये आपको पता है असम का है। बिहू लोक नृत्य किसका है? असम का है। अगला प्रश्न हम लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जनजाति समूह मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो देखो सबसे पहला है मुंडा। मुंडा बिल्कुल नहीं पाया जाता है। मुंडा कहाँ पे पाया जाएगा? आपका झारखंड वाले क्षेत्र में पाया जाएगा। देखो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फिर अगला ऑप्शन क्या है हमारे पास? बेगा, सहरिया, गोंड, कोल। तो ये बिल्कुल सही है, बेगा जनजाति भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगर इसका एक डायग्राम बनाओगे मध्य प्रदेश की जनजातियों का, देखो एक डायग्राम में आप ऐसा करिए कि आप डायग्राम के माध्यम से ये बता दीजिए कि कौन सी जनजाति कहां पे है, तो इसको याद करना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, एक ऐसा रफ मैंने डायग्राम बना लिया। देखो ये वाले क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बेगा। और इसी क्षेत्र में आप यहाँ पे देखोगे नर्मदा के दोनों तट पे तो गोंड जनजाति पाई जाती है। इधर झाबुआ, अलीराजपुर वाले क्षेत्र में देखोगे तो भील जनजाति पाई जाती है। इसके जस्ट नीचे कौन सी जनजाति पाई जाती है? कोरकू। ये यहाँ पे कोरकू मिलेगी आपको, यहाँ पे आपको भील मिलेगी, यहाँ पे आपको बंजारा मिलेगी, और नर्मदा के दोनों ओर या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दोनों ओर क्या मिलेगी आपको? गोंड जनजाति। यहाँ पे कौन सी मिलेगी? बेगा। तो बेगा हो गए। सहरिया जनजाति यहाँ पे पाई जाती है मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर वाले क्षेत्र में। तो देखो बेगा भी पाई जाती है, सहरिया भी पाई जाती है, गोंड भी पाई जाती है, और कोल भी पाई जाती है। कोल जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? सीधी सिंगरौली पाई जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी। ये माड़िया, भील, गोंड, संताल। अब संताल आपको पता है कहाँ पे पाई जाएगी? झारखंड, बिहार वाले क्षेत्र में पाई जाएगी। मुंडा, माड़िया, हो, अरव, ये अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी। अगला प्रश्न हम लेते हैं। निम्नलिखित का हमें मिलान करना है। तो देखो यहाँ पे हमें दे रखे है क्षेत्र और यहाँ पे दे रखी है हमें जनजातियां। देखो मंडला, तो मंडला वाले क्षेत्र में कौन सी अभी बताया मैंने क्या आ जाएगी? बेगा जनजाति आ जाएगी। तो पहले का आंसर क्या आएगा? चौथा। तो देखो पहला आंसर ही मेरा करेक्ट हो गया। किंतु देखो एग्जाम में इतना सरल ऑप्शन नहीं बनाता आजकल वो। आपको क्या करेगा? सेम ऑप्शन देगा दो। जैसे पहले का आंसर 4 थे तो बी का आंसर भी 4 दे देगा, सी का आंसर भी 4 दे देगा। देखो इससे तो एक में ही मेरा आंसर आ गया कि मंडला में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बेगा। तो ए आंसर मेरा सही होगा, किंतु क्या होगा? ऑप्शन सेम होगा। फिर देखो अगला क्या है? झाबुआ। तो झाबुआ में कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील। तो दूसरे का क्या आ जाएगा? तीसरा। फिर जबलपुर वाले क्षेत्र में क्या आ जाएगी? ये माड़िया वाला क्षेत्र आ जाएगा, और बैतूल में क्या आ जाएगी? कोरकू। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लेते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें। तो आपको ये पता करना है कि जनजातियों से संबंधित ये हमें कुछ टर्म दे रखी है और यहाँ पे जनजातियां दे रखी है। तो देखो घोटुल, आपको पता है घोटुल क्या है? युवा ग्रह है। तो देखो सिर्फ आपको यही पता होगा ना युवा ग्रह, तो आप बता सकते हो मुड़िया जनजाति का क्या है? युवा ग्रह। और आपने ये भी सुना होगा कि ये जो घोटुल है इसके बारे में बेरियर एल्विन, ये जनजाति क्या थे? विशेषज्ञ थे। बेरियर एल्विन ने एक पुस्तक लिखी माड़िया एवं इट्स घोटुल। इसके अंदर घोटुल के बारे में बता रखा है। तो घोटुल किससे संबंधित है? मुड़िया जनजाति का युवा ग्रह है। जैसे वर्तमान में इसको आप देखते हो ना, क्लब जो होता है रात को जो नाइट पार्टी होती है क्लब, इसी को क्या बोलते हैं? जनजाति में युवा ग्रह। तो आपको इससे क्या करना है? इसको सिर्फ आपको ये नहीं करना है कि घोटुल किसका है? एक मुड़िया जनजाति का युवा ग्रह। आपको ये पता करना है कि मध्य प्रदेश की कौन कौन सी जनजाति है और उनके युवा ग्रहों के क्या क्या नाम है। तो देखो मुड़िया जो जनजाति, इसके युवा ग्रह को क्या बोलते हैं? घोटुल। ऐसे और भी बहुत सारे युवा ग्रह होंगे अलग अलग जनजातियों के, तो उनके अलग अलग युवा ग्रहों के आपको नाम याद करना है। ठीक है, क्योंकि ये एमपीपीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है घोटुल। तो हो सकता है वो नया प्रश्न आपसे पूछे, वो घोटुल थोड़ी पूछेगा। फिर देखो भगोरिया हाट। तो भगोरिया हाट किससे संबंधित? भील जनजाति से संबंधित है। तो देखो पहले का दूसरा, तो पहले का दूसरा देखो, इससे डायरेक्ट आंसर मेरा बीर बन गया। फिर दूसरे का क्या आ जाएगा? पहला आ जाएगा। फिर बेवार, आपको मध्य प्रदेश की जो बेगा जनजाति है उसकी जो स्थानांतरित कृषि उसको बोलते हैं बेवार, या इसी का नाम है दीपा।
दो नाम जरूर याद करना है आपको, बेवारिया दीपा, ठीक है। फिर अगला क्या है, कर्मा। तो कर्मा क्या है, देखो इसमें दे रखा है, पूर्वी मध्य प्रदेश की जनजातियों में प्रचलित नृत्य और लोक गीत है। तो कर्मा आपको बताया, तो चौथे का क्या आ जाएगा, चौथा आंसर आ जाएगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आ गया, बी। अगला प्रश्न लेते हैं, कालिदास की किस पुस्तक में अमरकंटक की सुंदरता का चित्रण किया गया। तो देखो ये प्रश्न बहुत आसान है। आपने सुना होगा महाकवि कालिदास को हम मध्य प्रदेश भारत का क्या बोलते हैं, भारत का इनको शेक्सपियर भी कहते हैं हम। आपको ये याद करना है कि कालिदास की किस पुस्तक में किस क्षेत्र का वर्णन मिला है। तो आपको याद करना मेघदूतम, कालिदास की जो पुस्तक है मेघदूतम, इस मेघदूतम में महाकवि कालिदास ने मध्य प्रदेश के कई स्थानों का वर्णन किया गया है। तो कभी भी मध्य प्रदेश किसी भी स्थान के बारे में पूछे कि किस पुस्तक में है, तो मेघदूतम में रहेगी बात आपको याद। बस कुछ भी नहीं करना, कभी भी आ जाए कि इस क्षेत्र का वर्णन कहा गया, मेघ। मेघ मतलब बादल, और बादल के माध्यम से क्या पहुंचा रहे हो, संदेश। अगला प्रश्न है, जरा याद करो कुर्बानी के लेखक कौन है। तो आपको पता होगा, ये बहुत ज्यादा फेमस हमारे लिए क्या है, गीत है हमारे लिए। और किसने गाया था, कवि प्रदीप ने। कवि प्रदीप मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण कवि है। जरा याद करो कुर्बानी, और भी इनके बहुत सारे, दूर हटो जरा, इस तरह से है ना, याद करना है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस जिले में बघेली बोली नहीं बोली जाती है। तो देखो आपको पता करना है, बघेलखंड बहुत सिंपल सा है। तो देखो रीवा, टिकमगढ़, सतना और सीधी। देखो रीवा, सतना और सीधी, देखो ये बघेलखंड वाले क्षेत्र में आता है, जबकि निवाड़ी किस में आता है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा मेरा, बी। फिर अगला प्रश्न है, मिलान करना में। तो देखो भारत भवन कहां पे है। तो भारत भवन, एमपीपीएससी एक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका था, भारत भवन कहां पे स्थित है। तो देखो बहुत सारे बच्चों ने क्या लगाया था, सबसे पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश ने क्या दिया रखा था, दिल्ली। तो आधे लोगों ने यही सोचा कि अच्छा भारत भवन पूछा है तो दिल्ली में हो, जबकि ये कहां पे, भोपाल में। तो भारत भवन कहां पे, देखो भोपाल में। पहले का आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो देखो पहले का आंसर क्या आ गया, 4। देखो इस तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। देखो कितनी सिमिलरिटी है, पहले का पहला मतलब पहले का 4। तो देखो दो ऑप्शन मुझे मिले थे, इससे मैं करेक्ट कर सकता हूं, नहीं मेरा ए और सी आंसर नहीं हो सकता। अगला क्या है, देखो भेड़ाघाट। तो भेड़ाघाट को आपने सुना होगा जबलपुर, भेड़ाघाट में ही क्या बनाती है, नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात। ये बहुत ज्यादा फेमस जलप्रपात है। किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे। कहां पे, तो जबलपुर में। जबलपुर में कहां पे, भेड़ाघाट में। भेड़ाघाट का संगमरमर भी सुना होगा आपने, भेड़ाघाट का संगमरमर भी बहुत ज्यादा विश्व प्रसिद्ध है, भेड़ाघाट जबलपुर। तो बी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट। तो देखो बी का फर्स्ट, तो वैसे ही आगे देखो अगला ऑप्शन हमारे पास है चचे जलप्रपात है। चचे जलप्रपात कहां पे, रीवा में। तो तीसरे का दूसरा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास, डी आंसर आ जाएगा। और चचे जलप्रपात के बारे में आपको ये बात याद होना चाहिए, चचे जलप्रपात किस नदी पर है। तो सबसे पहले आप कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं आपको बता देता हूं। जो चचे जलप्रपात है, तो आपने सुना होगा सोन नदी, टोंस नदी। इसी टोंस नदी की एक सहायक नदी है बेलन नदी, सॉरी इसी टोंस नदी की एक सहायक नदी है, आपने सुना होगा बिहड़। इसी बिहड़ नदी पे क्या बना है, चचे जलप्रपात। और चचे जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगर आपसे पूछे बड़ा तो चचे जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे मध्य प्रदेश का तो वो है बहुटी जलप्रपात। और किस नदी पे है वो, बहुटी जलप्रपात, वो है सेलर, या सेलर नदी का नाम है ओदा। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछेगा तो वो है बहुटी। तो इसे याद करना, बहुत ही ऊंचा है। कितनी ऊंचाई है उसकी, 198 मीटर। कहां पे, सॉरी मध्य प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण जलप्रपात है वो कहां पे बने हुए हैं, कहां पे बने हुए हैं, तो रीवा में। और रीवा में भी किस नदी की सहायक नदी है, सब टोंस नदी की सहायक नदी। टोंस नदी को ही तमसा नदी भी कहते हैं। तो बहुटी जलप्रपात किस नदी पे, सेलर या ओदा। और चचे जलप्रपात किस नदी पे है, बिहड़ नदी पर। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है और बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये हर बुक, बहुत सारी बुकों में गलत डाटा दे रखा है। इसी चचे जलप्रपात को मध्य प्रदेश सबसे ऊंचा जलप्रपात भी बता रखा है, जबकि क्या है सबसे ऊंचा बहुटी, सबसे बड़ा पूछे तो चचा है। ये चचे जलप्रपात मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। रहेगी बात आपको याद। और ऑप्शन देख लीजिए आप, जैसे कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है, तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान कहां पे आएगा, मंडला में। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और मध्य प्रदेश का पहला क्या है, टाइगर रिजर्व भी। अगला प्रश्न है, मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध फड़गे स्टूडियो निम्नलिखित में कहां स्थित है, ये धार जिले में स्थित है। रहेगी बात आपको याद। अगला प्रश्न लेते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस चित्रकार की वर्ष 2016 में दिल्ली में मृत्यु हो गई थी, तो वो कौन है, सैयद हैदर रजा। ये मध्य प्रदेश के प्रमुख क्या है, चित्रकार। तो मध्य प्रदेश की जब भी हम कला संस्कृति पढ़ेंगे तो उसमें बहुत फेमस है। हर साल मध्य प्रदेश में ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, मध्य प्रदेश प्रसिद्ध चित्रकार। एम.एफ. हुसैन बहुत फेमस है। देखो इनकी मृत्यु फ्रांस में हुई थी। एमपीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है कि मध्य प्रदेश के वो कौन से चित्रकार है जिनका जन्म मध्य प्रदेश के जिले में हुआ था और उनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, फ्रांस में। कौन थे, एम.एफ. हुसैन।
फिर देखो निम्नलिखित दर्शनीय स्थलों का मिलान करें। देखो उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पे, तो देखो उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है, क्यों फेमस है वो पूछ रहा है। तो जो उदयगिरी की गुफाएं वो क्या है, चट्टान स्तंभ आदि से बनी हुई क्या है, यहाँ पे मूर्तियां हैं। और उदयगिरी की गुफाएं आपको कहाँ देखने को मिलेगी, विदिशा में। फिर देखो भीमबेटका, तो भीमबेटका क्या है, प्रागैतिहासिक शैल चित्र। और कहाँ पे भीमबेटका, तो रायसेन में। और भीमबेटका की खोज किसने की थी, तो श्री विष्णुधर वाकणकर। एमपीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है। फिर देखो बांधवगढ़, तो बांधवगढ़ क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। चित्रकूट क्या है, तीर्थ स्थान राम कथा से जुड़ा। भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास किया था, इसी चित्रकूट में आए थे और रुके थे वो। रहेगी बात, तो पहले का क्या आ जाएगा, उदयगिरी की गुफा क्या है, चट्टान स्तंभ आदि से बनी मूर्तियां। पहले का दूसरा आंसर, तो कौन सा आंसर आ जाएगा मेरा, डी। फिर क्या है भीमबेटका, तो भीमबेटका क्या है, प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र। बांधवगढ़ क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। और चित्रकूट क्या है, तीर्थ राजस्थान रामकला से जुड़ा हुआ। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य, क्या पूछ रहा है मुझसे, सत्य। ये जरूर याद करना। फिर इसमें बोला है चित्रावन मालवा क्षेत्र की एक दीवार चित्रकला है, बिल्कुल सही बात है। फिर अगला प्रश्न मेरे पास है, नवरात्रि में अवैध लड़कियों द्वारा गेरू और हल्दी से बनाई गई भित्ति चित्र, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर एक जीरोती विवाह के अवसर पर बनाई जाने वाली भित्ति चित्र, तो ये गलत है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी। केवल 1 और 2 क्या है, सही है। अगला प्रश्न लेते हैं हम, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है, तो 2 है। कहां पे, एक तो उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, और एक आपको पता हो खंडवा के ओंकारेश्वर में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये 2 ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश में। तो कितने ज्योतिर्लिंग है, 2। कौन कौन से, कहां पे, ये भी मैंने। और वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है, महाकाल और ओंकारेश्वर को दोनों को एक जोड़ रही, कॉरिडोर बना रही है। फिर मध्य प्रदेश में हर वर्ष निमाड़ समारोह का आयोजन किया जाता है, तो कहां किया जाएगा निमाड़ का, तो आप मुझे बताइए निमाड़ क्षेत्र में क्या खजुराहो आएगा, खजुराहो तो छतरपुर ऊपर साइड है, ये ऑप्शन हो सकता है क्या, नहीं। तो निमाड़ क्षेत्र में क्या आएगा, महेश्वर और ओंकारेश्वर, यही कंफ्यूजन है मेरे। तो क्या पे मनाया जाता है, महेश्वर में। निमाड़ उत्सव कहां पे मनाया जाता है, महेश्वर में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मेला मध्य प्रदेश में कानूनी रूप से आयोजित किया जाता है, तो मां शारदा माता का मेला। कहां पे शारदा माता का मेला, आपने सुना होगा मेहर। और मेहर पहले सतना जिले की एक तहसील था, वर्तमान में मेहर को एक जिला बना दिया गया है। 3 तहसीलों को मिला के मेहर को क्या बना दिया गया है, एक जिला। कमेंट के माध्यम से आप बताइए मेहर मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का जिला है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लेते हैं। हमें यहाँ पे मेले दे रखे हैं और आयोजन समय पूछ रखा है हमसे। क्या पूछ रखा है, आयोजन का समय। तो पीर बुधन का मेला कब मनाया जाता है, तो देखो सब करेक्ट है, आंसर मिले। दिसंबर जनवरी माह में मनाया जाता है। कालोरी जी महाराज का मेला कब मनाया जाता है, अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। नागाजी का मेला कब मनाया जाता है, अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। जल बिहारी का मेला कब मनाया जाता है, नवंबर दिसंबर में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, ए। आपको क्या करना है, देखो ये डेट तो दे रखी, ठीक बात है। आपको ये भी पता करना चाहिए कि पीर बुधन का मेला मध्य प्रदेश में कहां पे लगता है, तो कहां पे लगता है, शिवपुरी में। तो बहुत सिंपल सा इनको याद करने का तरीका देखो, पीर बुधन मतलब पीर और बुधवार को सेव की पूरी मिलेगी। ऐसे कुछ भी ट्रिक बना लो आप। जैसे जल बिहारी, तो जल बिहारी का मेला कहां पे लगता है, छतरपुर में। एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है, जल बिहारी का मेला कहां पे लगता है, तो छतरपुर में लगता है। कुछ मत करिए आप, जब हमारे जल गिरता है तो हम क्या करते हैं, छतरी लेके चलते हैं, नहीं चलते, बस जल याद करिए। और क्या याद करिए, छतरी, तो छतरी से छतरपुर। जल बिहारी का मेला कहां लगता है, तो छतरपुर। ऐसे आप क्या करिए, इनकी ट्रिक बना ली। आपको ये फैक्ट ऐसे याद नहीं होंगे, आपको इसको कुछ ना कुछ लिंक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न जो आपको याद रहेगा, सारे मिले हुए, तो क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ए। 3 1 4 2। फिर अगला प्रश्न हमारे पास है, ये हमें मेला दे रखा है और कौन सा मेला किस नदी के तट पे मिल रहा है, हमें ये याद करना है। तो उल्दन का मेला कहां पे लग रहा है, ये धसान नदी पर। कहां पे लग रहा है, धसान। पहले का क्या आ जाएगा, तीसरा। तो देखो 2 ऑप्शन मेरे पास आ गए, 3 ऑप्शन मेरे पास आ गए। फिर अगला ऑप्शन मेरे पास रामपाली का मेला, तो रामपाली का मेला कहां पे लग रहा है, चंदन नदी के किनारे। फिर एक गोटमार का मेला, अभी हमने पढ़ा था, गोटमार का मेला कहां पे लगता है, जाम नदी। और कहां पे, जाम नदी छिंदवाड़ा में। और छिंदवाड़ा से अलग करके अभी क्या बना दिया, पांडुरना। तो गोटमार का मेला कहां लग रहा है, जाम नदी। तो तीसरे का क्या आ जाएगा, दूसरा। तो देखो तीसरे का दूसरा मुझे 2 ऑप्शन में मिल रहा है, तो तीसरे का दूसरा। फिर ये बरमान का मेला, तो बरमान का मेला कहां लग रहा है, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी में भी कहां पे मिलेगा आपको, नरसिंहपुर में। तो ये याद रहेगा आपको। तो पहला, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए। अगला प्रश्न हम लेते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत भवन का हिस्सा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए भारत भवन कहां पे
अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले भोपाल में, और इसके कितने अंग है? 6 अंग है। तो देखो कौन सा अंग नहीं है, तो ये पूछ रहा है। तो देखो रंग मंडल है, वागार्थ भी है, अनहद भी है, बस ये याद करना नाट्य मंदिर नहीं। और तीसरे इसके कमेंट के माध्यम से और 3 अंग कौन से, वो कमेंट के माध्यम से आप बताइए। जैसे आपने इसमें सुना होगा वागार्थ भी है, अनहद भी है, इस प्रकार से क्या मिलेंगे? 6 मिलेंगे आपको, ये याद करना। तो नाट्य मंदिर नहीं है। ऐसे निराला पीठ भी इसके अंदर बना रखा है। एक है रूपंकर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी द्वारा आयोजित नहीं किया जाता है? तो आपको पता है मध्य प्रदेश के बहुत सारे जो आयोजन होते हैं, तो मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग एवं उस्ताद अलाउद्दीन खान जो अकादमी, ये दोनों मिलकर संयुक्त रूप से आयोजन करती है। जैसे आपने को सुना होगा अखिल भारतीय नृत्य संगीत समारोह, कहां पे किया जाता है? खजुराहो। इसको खजुराहो समारोह भी किया जाता है। तो कौन कौन करता है इसका आयोजन? मध्य प्रदेश कला एवं संस्कृति विभाग, और कौन सा करता है? उस्ताद अलाउद्दीन खान। तो वो ये पूछ रहा कि इन ऑप्शन में से कौन सा उस्ताद अलाउद्दीन खान द्वारा आयोजन नहीं किया जाता? तो कौन सा आयोजन नहीं किया जाता? पद्माकर समारोह का आयोजन इस अकादमी द्वारा नहीं किया जाता है। अगला ऑप्शन हम लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित हमसे वो पूछ रहा है, कौन सा गलत सुमेलित है? तो प्रेमचंद सृजन पीठ उज्जैन में, बिल्कुल सही बात है। उज्जैन में भी कहां पे? विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी में। फिर तुलसी सृजन पीठ कहां पे? सतना में, क्योंकि इसी सतना में आपको मिलेगा चित्रकूट। और चित्रकूट किससे संबंधित है? भगवान राम से संबंधित है। तो आपको पता होगा भगवान राम के सबसे बड़े भक्त आपको पता होगा तुलसीदास जी। तो तुलसी सृजन पीठ कहां पे मिलेगा आपको? चित्रकूट सतना में। फिर देखो मुक्तिबोध सृजन पीठ, ये मुक्तिबोध सृजन पीठ आपको कहां पे मिलेगा? ये ग्वालियर वाले साइड में मिलेगा। तो जबलपुर में क्या है? गलत है। फिर देखो आपको क्या मिलेगा? निराला सृजन पीठ कहां पे? भोपाल में। ये जबलपुर में आपको क्या मिलेगा? सुभद्रा कुमारी चौहान पीठ, क्योंकि देखो सुभद्रा कुमारी चौहान मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण क्या है? एक कवित्री भी है और स्वतंत्र सेनानी भी है, और इनका जो कर्म क्षेत्र था वो कहां पे था? जबलपुर में। तो जबलपुर में कौन सा आ जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान पीठ। तो ये मुक्तिबोध सृजन पीठ कहां का है? दूसरी जगह का। तो मेरा क्या आ जाएगा? गलत आंसर सी। मुझसे यही पूछ रहा है क्या सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, लोक रंग समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाता है, तो कहां पे किया जाता है? भोपाल में किया जाता है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में वेंकट भवन स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो रीवा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, माधव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय कहां स्थित है? तो कहां स्थित है? भोपाल में। कहां पे स्थित है? भोपाल में। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से किस त्योहार में मधुमक्खियों की पूजा की जाती है? किस त्योहार में मधुमक्खियों की पूजा की जाती है? रटौना एक त्योहार है, इसमें मधुमक्खियों की क्या की जाती है? पूजा। फिर पूछ रहा है, सतपुड़ा क्षेत्र से संबंधित त्योहार निम्नलिखित है। सतपुड़ा क्षेत्र से संबंधित हमें बताना है। तो देखो मड़ई, लारू काजू, ये काज नहीं होके काजू है, नवान्ना और गोल गधेड़ू। तो देखो सतपुड़ा क्षेत्र में आपको पता है ये जो गोल गधेड़ू है, ये गोल गधेड़ू आपको पता होगा जो भगोड़े उत्सव मनाई जाती है भील जनजातियां, उसी भगोड़े उत्सव के अंदर क्या आता है? गोल गधेड़ू। तो ये कहां पे आ गया? झाबुआ वाले साइड में। झाबुआ वाले साइड में सतपुड़ा नहीं है, तो बस यही मेरा क्या हो गया? देखो हट गया। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा मेरा? देखो फोर्थ आंसर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या है? केवल 1 और 2, क्योंकि आपको पता है लारू काजू कौन सी जनजाति मनाई जाती है? गोंड जनजाति मनाती है। और गोंड जनजाति आपको मैंने बताया भी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? नर्मदा के दोनों तट पर। तो नर्मदा का दक्षिणी तट में क्या जाएगा आपको? सतपुड़ा। तो पहला आंसर मेरा, दूसरा आंसर मेरा करेक्ट हुआ, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा मेरा? पहला और दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा महिला प्रधान लोक नृत्य है? तो ये आड़ा खड़ा जो है लोक नृत्य, इसमें क्या है? महिला प्रधान, मतलब महिलाएं करती है इसको। अगला हमारे पास दे रखा है, देखो परदोनी किस क्षेत्र में मनाया जाता है? परदोनी तो आपको पता है बघेलखंड वाले क्षेत्र में मनाया जाता है। और देखो यहाँ पे देखोगे बघेलखंड, तो बघेलखंड वाला एक ही ऑप्शन आएगा आपका, पहले का पहला। ये सुनो, बघेलखंड वाला क्या ऑप्शन आ जाएगा? मंडपाला बालाघाट। फिर देखो अगला ऑप्शन क्या है मेरे पास? चटकोरा। तो चटकोरा का क्या आ जाएगा मेरा? ये चटकोरा कहां जाएगा? बैतूल और होशंगाबाद में। तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है मेरे पास? डी। फिर देखो अगला है सेताम। तो सेताम का क्या आ जाएगा? छिंदवाड़ा जबलपुर में। और एक है पंडवानी। तो पंडवानी कहां जाएगा? अनूपपुर शहडोल में। तो मेरा क्या आंसर है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो मछलियां गीत का विषय आत्मा की अमरता से, तो बिल्कुल सही बात है। फिर देखो बरायता बघेलखंड का लोकगीत है, तो बिल्कुल सही बात है। फिर संजय गीत मालवा क्षेत्र का पुरुष प्रधान समूह गायन है, तो ये क्या है? गलत है।
संध्या गीत आपको पता होगा, संध्या गीत कौन गाती है? जो अविवाहित स्त्रियां होती है वो क्या करती है? संध्या गीत गाती है। शाम के समय में, आपको शाम के समय में गाती है। तो ये क्या बोल रहा है? पुरुष प्रधान समूह गायन, पुरुष प्रधान ही है। क्या है? महिला प्रधान गायन, संध्या गीत। तो हमसे पूछ रहा था गलत क्या है, तो गलत यही वाला है। बेरात दिवाली के दौरान गाया जाने वाला लोकगीत है, तो बिल्कुल सही बात है। फिर निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। देखो ये हमें ये चीज दे रखी है और यहाँ पे सामने क्या दे रखा है? हमें क्षेत्र दे रखे। कौन सा क्षेत्र किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन क्या हमारे पास? चहूर। तो चहूर कहाँ पे है? ये बघेलखंड, बिल्कुल सही बात है। फिर डोला मारू, डोला मारू बघेलखंड। देखो डोला मारू की बात कहानियां सुनी होगी आपने, तो ये कहाँ पे? डोला मारू बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। देखो ये गलत हो गया। फिर खामसुआन, खामसुआन कहाँ पे? बघेलखंड में। तो देखो ये ऑप्शन गलत गया। इसमें पूछ रहा हमसे उपरोक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो पहला ही ऑप्शन सुमेलित है, बाकी दोनों क्या है? गलत। डोला मारू कहाँ पे? बुंदेलखंड में। खमसुआन कहाँ पे? बघेलखंड में। अगला प्रश्न लिखते हैं, बघेलखंड क्षेत्र में भाद्र मास में विवाहित महिलाओं द्वारा कौन सी दीवार पेंटिंग बनाई जाती है? तो बघेलखंड वाले क्षेत्र में आपको बताना है तो कौन सी दीवार पेंटिंग बनाई जाती है? नेवरा नाम। ठीक है, अगला प्रश्न हम लेते हैं, मध्य प्रदेश के उज्जैन में निम्नलिखित में कौन से दर्शनीय स्थल शामिल है? ये आपको बताना है। देखो महाकालेश्वर मंदिर है, बिल्कुल सही बात है, आपको पता है ज्योतिर्लिंग है। फिर कालोदिया महल, ये कालोदिया महल उज्जैन के पास में ही कालोदिया एक गांव है, वहां पे कालोदिया महल है। जंतर मंतर वेधशाला भी उज्जैन में। जटाशंकर है, जटाशंकर नहीं है, बाकी ये सब है। सांदीपनी आश्रम भी है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी। 1, 2, 3 और 5। अगला प्रश्न लेते हैं हम, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे दे रखा है संगीतकार और ऊपर यहाँ दे रखा है किस क्षेत्र से कौन सा संगीतकार जुड़ा हुआ है। तो यह आपने सुना होगा उस्ताद अलाउद्दीन का बहुत ज्यादा फेमस है सरोद वादक है। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा? दूसरा। तो देखो ऑप्शन में देखो पहले का आंसर दूसरा, तो मेरा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। किंतु हमें ये भी पता होना चाहिए जो आमिर खान है वो किससे संबंधित है? सितार। ऐसे भी याद कर सकते हो, आमिर खान का आपने नाम सुना होगा और आमिर खान क्या है? एक स्टार। स्टार को हिंदी में क्या बोलता है? सितार है। तो देखो सितार वादक, तो दूसरे का दूसरा आ जाएगा। फिर देखो मृदंगाचार्य, तो क्या आ जाएगा? मृदंग से संबंधित आ जाएगा। और कुमार गंधर्व किससे संबंधित है? ख्याल गायक। या ऐसे भी याद कर दो, जो कुमार होते हैं, जो राजा के जो पुत्र होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कुमार। तो जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? ख्यालों में जीवन जीते अपना, तो ख्याल गायक। बहुत सिंपल सा याद करना आसान, ऐसे बना के याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस जिले में शहरिया विकास एजेंसी नहीं है? तो आपको मैंने बताया था जो शहरिया वाला है किस क्षेत्र में है? ये भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी वाले क्षेत्र में क्या है? शहरिया जनजाति पाई जाती है। तो देखो इसमें पूछा है कि कहाँ पे नहीं है, तो ग्वालियर में है, अशोकनगर में नहीं है, दतिया है, छतरपुर। देखो छतरपुर में नहीं होगा क्योंकि छतरपुर कहाँ पे आ गया? देखो ये अलग क्षेत्र में आ गया, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आ गया। जबकि शहरिया जनजाति कहाँ पे जाए पाई जाती है? मध्य भारत वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा मेरा? छतरपुर। फिर अगला प्रश्न मेरे पास है, निम्नलिखित में कौन मध्यकाल का साहित्यकार नहीं है? मध्यकालीन नहीं है। ये सारे साहित्यकार है मध्य प्रदेश के, किंतु मध्यकालीन नहीं है। तो देखो कुंभन दास है, गजाधर भट्ट भी है, गोरेलाल पुरेरी भी है, भवभूति। भवभूति कौन से है? प्राचीन काल के। रहेगी बात आपको याद। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? तो खजुराहो है, भीमबेटका भी है, सांची का बौद्ध स्तूप भी है, विदिशा की उदयगिरी गुफाएं आपको पता है ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। मध्य प्रदेश की सबसे पहले विश्व धरोहर स्थल में किसको शामिल करा गया था? खजुराहो। कब करा गया था? 1986 में। फिर दूसरे नंबर पर किसको शामिल करा गया था? सांची को, ये था 1989। और भीमबेटका को कब करा गया था? 2003 में। तो पहले नंबर पे खजुराहो, दूसरे नंबर पे सांची और तीसरे नंबर पे क्या था? भीमबेटका। उदयगिरी की विदिशा की उदयगिरी गुफाओं को भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं करा है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस संग्रहालय में यूरोपीय चित्रकला को रखा गया है? तो कहां पे रखा गया है? केंद्रीय संग्रहालय इंदौर में रखा गया है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है देखो रचना और यहाँ पे दे रखे रचनाकार। तो देखो अंधों का हाथी ये किसकी रचना है? तो आपको पता हो ये अंधों का हाथी शरद जोशी की रचना है। शरद जोशी की बहुत सारी रचना है, जिसे एक था गधा, मैं और केवल मैं, जीप पे सवार इंडिया, ये किसकी रचना है? शरद जोशी की। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा? 4th। तो पहले का आंसर 4th। फिर देखो तट की खोज, तो तट की खोज किसकी रचना है? ये हरिशंकर परसाई की। फिर देखो उन्माद, ये उन्माद कीनी नहीं है, उन्माद दीनी है। ये किसकी रचना है? ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है रहेगी। और अपलक किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की।
तो सी का क्या आ जाएगा, दूसरा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी। फिर अगला प्रश्न मेरे पास है, प्रसिद्ध पत्रकार माधवराव सप्रे का जन्म मध्य प्रदेश में कहां हुआ है? तो माधवराव सप्रे का जन्म मध्य प्रदेश में कहां हुआ है? दमोह का पथरिया गांव में। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए। अगला प्रश्न हम लेते हैं, अमरलाल बेगड़ा का संबंध किससे है? अमरलाल बेगड़ा मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध क्या थे? चित्रकार। एक और बात आपको याद करना है, अमरलाल जो बेगड़ा है इसको नर्मदा पुत्र भी बोलते हैं, क्योंकि नर्मदा नदी से संबंधित इनकी बहुत सारी रचनाएं मिलेगी। तीरे तीरे नर्मदा, नम्रता, जीवनदायिनी, ऐसी बहुत सारी रचनाएं अमृतलाल बेगड़ा। तो आपसे कभी ऐसा प्रश्न पूछे कि नर्मदा पुत्र किसको कहते हैं? तो अमृतलाल बेगड़ा को कहते हैं। अभी वर्तमान में रिसेंट में थोड़े कुछ साल पहले इनकी मृत्यु हुई अमृतलाल बेगड़ा की। इनकी रचनाओं के नाम भी याद करना है, किससे संबंधित है? चित्रकार। और इनकी बहुत सारी पुस्तकें भी। फिर देखो, सिंगोरगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दमोह में। एमपीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है, सिंगोरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो किस जिले में? दमोह में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है। तो तानसेन समारोह वर्ष 1952 में शुरू करा गया था, बिल्कुल गलत बात है। मध्य प्रदेश महोत्सव भोपाल में मनाया जाता है। तो देखो, मध्य प्रदेश महोत्सव भोपाल में, बहुत सारे बच्चे खुश हो जाते हैं, अच्छा मध्य प्रदेश है, अच्छा भोपाल है, तो बिल्कुल मनाया जाएगा, जबकि यही गलत है। आपको पता है मध्य प्रदेश समारोह या मध्य प्रदेश महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये दिल्ली में मनाया जाता है। इसी प्रकार से आपसे पूछेगा मध्य प्रदेश भवन कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश भवन भी दिल्ली में। जैसे भारत भवन भोपाल में है, तो ऐसा मध्य प्रदेश भवन कहाँ पे? दिल्ली में। मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति से संबंधित विभाग है। तो देखो, हमने पढ़ा है मध्य प्रदेश महोत्सव भोपाल में। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं अरे ये आंसर तो गलत हो ही नहीं सकता, जबकि यही गलत है। हमसे पूछ रहा है सत्य है। फिर टेपा समारोह में चित्रकला का प्रदर्शन किया जाता है? बिल्कुल नहीं। ध्रुपद समारोह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है? तो बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा है? तो दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल में, बिल्कुल सही बात है। बाकी सभी देखो, आदिवर्त है तो आदिवर्त छतरपुर में आएगा। देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय ये कहीं और आएगा, क्योंकि देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे? महेश्वर में। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है देखो इंदौर में, इंदौर में नहीं, कहाँ पे? महेश्वर में, क्योंकि देवी अहिल्याबाई की राजधानी कहाँ पे थी? महेश्वर में। फिर महाराजा छत्रसाल संग्रहालय टीकमगढ़ में, तो महाराजा छत्रसाल संग्रहालय टीकमगढ़ में नहीं है, सतना में। अगला प्रश्न हम लेते हैं, पंडवानी गीत के लिए प्रसिद्ध तीजन बाई को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? किस वर्ष सम्मानित किया था? 1987-88 में तीजन बाई को सम्मानित किया था। तो आपको याद करना है तीजन बाई कौन सा लोकगीत है? पंडवानी। और आपको याद करना है तीजन बाई कहाँ की थी, किस क्षेत्र से संबंधित है। कमेंट के माध्यम से आपको ये बताना। तीजन बाई बहुत फेमस है हमारे लिए। अगला प्रश्न हम लेते हैं। अब देखो, अगला प्रश्न क्या है, राय नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग नहीं किया जाता है? तो देखो, आपको ये पता करना है कौन सा वाद्य। तो देखो, मदिरा, ढोलक, मृदंग, ये सब का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग नहीं किया जाता? खड़ताल का प्रयोग। रहेगी बात आपको याद। फिर अगला प्रश्न में, निम्नलिखित में से किसे ग्वालियर संगीत घराने का जनक माना जाता है? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए। बहुत सारे लोग क्या लगा देंगे? तानसेन, जबकि तानसेन के पहले कौन थे? नत्थन पीर बख्श। ग्वालियर घराने के जनक किसको कहते हैं हम? नत्थन पीर बख्श को। रहेगी बात तो आपको याद। कमेंट के माध्यम से आप ये बताइए, जो तानसेन थे, तानसेन के गुरु का नाम बताइए आप। तानसेन भारत के या मध्य प्रदेश, इनको संगीत सम्राट कहते हैं हम। बहुत फेमस संगीत सम्राट थे तानसेन। कई गायकों का इन्होंने क्या करा था? आविष्कार किया था। तो अभी कौन कौन से ख्याल गायक है उनका क्या करा था? आविष्कार। तो उनके नाम बताना है आपको। दूसरा क्या बताना है आपको? तानसेन के गुरु कौन थे। अगला प्रश्न हम लेते हैं, कवि भवभूति का वास्तविक नाम क्या था? तो कवि भवभूति का वास्तविक नाम क्या था? श्रीमान। आपको ये याद करना है, जितने भी ये जो नाम हम पढ़ते हैं प्रसिद्ध नाम, उनके मूल नाम आपको जरूर याद करना है। ऐसे एमपीपीएससी में हर 1-2 साल में ये प्रश्न पूछता है किसका मूल नाम क्या है। इसे एक बार एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा था कि बाल कवि का मूल नाम क्या था। रहेगी बात आपको याद। तो देखो, भवभूति का मूल वास्तविक नाम क्या है? श्रीकांत। फिर देखो, जगनिक द्वारा रचित आला खंड में कुल कितने खंड है? तो 52 खंड है। रहेगी बात आपको याद। तो आपको ये याद करना, आपको ये याद होना चाहिए आला खंड। आला खंड किसकी रचना है? जगनिक। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दे रखी है हमें बोलियां और यहाँ पे दे रखी उपबोलियां। तो देखो, मालवी की उपबोली हथौड़ी, ऐसी मालवी की बहुत सारी उपबोली है। तो आपको ये याद करना है बोली की उपबोलियां, क्योंकि हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको एमपीपीएससी में अब जोड़ी गई है बोलियां और उनकी उपबोलियां। तो मालवी बोली की क्या आ जाएगी? हथौड़ी। फिर देखो ब्रज, तो ब्रज की क्या आ जाएगी? तोरधारी। और बुंदेली की क्या आ जाएगी? खटोला। और निवाड़ी की क्या आ जाएगी? बरेला। क्या आंसर आ जाएगा इसका? ए।
ए इसका क्या है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हम लेते हैं, मध्य प्रदेश के धार जिले में बाग नामक स्थान पर पाई गई बौद्ध गुफाएं किससे संबंधित है? तो देखो बाग आपको याद करना है, मध्य प्रदेश के बाग में बाघ की गुफाएं कहां पे? धार जिले की कुक्षी तहसील में कौन सी है? बाघ की गुफाएं। और ये किससे संबंधित है? तो आपको पता है इनको बाघ की गुफाओं को अजंता के समकालीन कहा जाता है। और अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और कहां पे? ये महाराष्ट्र में। और किस समय में की थी? गुप्त वंश में। तो किससे संबंधित है? गुप्त काल। रहेगी बात आपको है। फिर अगला प्रश्न लेते हैं, त्रिपुरी के कलचुरी साम्राज्य की मातृका मूर्तियों के प्रारंभिक उदाहरण कहां से प्राप्त होते हैं? आपको याद करना है, तो ये नंदचंद पन्ना। आपने पहले भी सुना, पहले भी ये प्रश्न पढ़ा था नंदचंद पन्ना वाला। तो कहां से प्राप्त हुए? हमें पन्ना से। फिर देखो बाज बहादुर महल का निर्माण किसने करा था? बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे अच्छा बाज बहादुर महल का निर्माण तो बाज बहादुर ने खुद ने करवा लिया होगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। कोई बहुत कम व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अपने महल का निर्माण खुद करवाया हो, वरना उसका निर्माण कौन करवाता है? आगे उनकी जो वंशज होते हैं वो क्या करते हैं? निर्माण करवाते हैं। तो ये जो बाज बहादुर महल का निर्माण किसने कराया था? नासिर शाह खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? नासिर शाह खिलजी ने। और बाज बहादुर महल कहां पे? कमेंट के माध्यम से आप ये बताइए। फिर देखो अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में कृष्ण लीला पर आधारित प्रमुख लोक नाट्य है। तो कौन सा लोक नाट्य है? मनसुखा। कृष्ण लीला पे आधारित पूछ रहा हो, कौन सा है? मनसुखा। अगला प्रश्न हमारे पास है, मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में गणगौर नृत्य किस महीने में इसको आयोजन किया जाता है? तो चैत्र माह में इसका आयोजन किया जाता है। गणगौर त्योहार मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस क्षेत्र में किया जाता है? निमाड़ वाले क्षेत्र में किया जाता है। किस महीने में किया जाता है? ये चैत्र माह में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, मध्य प्रदेश के किस जिले में ढोल का शिल्प प्रचलित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी जो शिल्प होती है छोटी छोटी, ये शिल्प आपको जरूर याद करना है। किस क्षेत्र से संबंधित आपको ये याद करना है। ढोल का शिल्प किससे संबंधित है? बैतूल जिले से संबंधित है। फिर अगला हमारे पास प्रश्न है, लोक नृत्य के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला है धांधल नृत्य कोरकू जनजाति में प्रचलित है। तो ये तो सही है, हमसे गलत पूछ रहा है। फिर एक गेंडी नृत्य मूर्य जनजाति का नृत्य, ये भी बिल्कुल सही है। गंवार नृत्य माड़े जनजाति का नृत्य, ये भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो उपरोक्त सभी कथन क्या है? सत्य। सारे कथन क्या है? कोई भी कथन गलत नहीं है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कंघी कला को किस जनजाति का आविष्कार माना जाता है? कंघी जनजाति का किस जनजाति ने इसका आविष्कार करा था? तो बंजारा जनजाति। ये याद करना है। ये मध्य प्रदेश में कहां मिलेगी आपको? ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में आपको निमाड़ वाले क्षेत्र में आपको मिलेगी बंजारा जनजाति। तो देखो कंघी का आविष्कार किस जनजाति ने करा है? बंजारा जनजाति ने। और फिर अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश माड़ा की बौद्ध गुफाएं कहां स्थित है? माड़ा की बौद्ध गुफाएं सिंगरौली में स्थित है। ठीक है, पहले क्या था इसका आंसर? सीधी। अब आपको पता है सीधी से अलग करके क्या बना दिया गया? सिंगरौली। तो माड़ा की गुफाएं कहां पे? सिंगरौली में। अगला प्रश्न हमारे पास, भीमबेटका की प्रागैतिहासिक गुफाओं की खोज किस वर्ष की गई थी? तो 1957 में। और किसने करी थी? ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो किसने करी थी? श्रीधर विष्णु वाकणकर द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है श्रीधर विष्णु वाकणकर। मध्य प्रदेश के जितने भी पुरातात्विक स्थल है उनकी मैक्सिमम स्थलों की खोज किसने करी थी? श्रीधर विष्णुकर वाकणकर ने। और ये जो भीमबेटका ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, न केवल मध्य प्रदेश के लिए बल्कि भारत के लिए, क्योंकि भीमबेटका सबसे बड़ा शैल समूह है, विश्व का सबसे बड़ा शैल समूह। और भीमबेटका कहां पे है? कमेंट के माध्यम से आप बताइए, क्योंकि इसके बारे में भी मैं पहले लेक्चर में अभी थोड़े समय पहले ही बता चुका हूं कि भीमबेटका कहां पर है। अगला प्रश्न हमारे पास है, ग्यारसपुर के अठखंबे और चौखंबे किसके दो अवशेष हैं? ये किसके दो अवशेष हैं? मंदिर के। कहां पे? तो आपको ये पता होना चाहिए कि अठखंबे और चौखंबे कहां पर है? विदिशा में। और किसके उदाहरण? मंदिर के उदाहरण है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, बाणभट्ट निम्नलिखित में किस भारतीय शासक के दरबारी कवि थे? किस भारतीय शासक के दरबारी कवि थे? तो आपको पता होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के क्या थे? दरबारी कवि बाणभट्ट। आप कमेंट के माध्यम से बताइए बाणभट्ट ने कौन सी रचनाओं, किन रचनाओं की रचना की है? इनकी प्रसिद्ध रचनाओं के नाम बताइए बाणभट्ट। फिर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से संबंधित कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 2014 में दिया गया था। और आपको पता है कैलाश सत्यार्थी को किसके साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था? पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ इनको क्या दिया था? संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया था। आप कमेंट के माध्यम से बताइए किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो जो कैलाश सत्यार्थी थे उनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? आपको ये कमेंट करके बताना है।
और आपको पता है जो कैलाश सत्यार्थी है, ये कैलाश सत्यार्थी विदिशा जिले से संबंधित है। विदिशा जिले से मैं भी पढ़ा हुआ हूँ। SATI आपको नाम सुना होगा, सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, वहीं से पढ़े हुए हैं कैलाश सत्यार्थी। इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग से ब्रांच से पढ़े हुए हैं। इनका एक आंदोलन है बचपन बचाओ आंदोलन, 1980 में इन्होंने प्रारंभ किया था। इसमें क्या करते हैं, जो बच्चे बाल मजदूरी करते हैं तो उनको क्या करते हैं, वहां छुड़ा के उनको पुनर्वास करते हैं, बच्चों को एजुकेशन देने का काम करते हैं। तो कैलाश सत्यार्थी को इसी कार्य के लिए क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार 2014 में। तो कमेंट के माध्यम से आपको क्या बताना है कि जो कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला वो किस क्षेत्र में मिला हुआ है, वो किसके साथ दिया गया था, मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया था। फिर देखो अगला प्रश्न है, देवी अहिल्या पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1997 में प्रारंभ किया गया था। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि देवी अहिल्या पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, रहेगी बात आपको याद। फिर देखो अगला प्रश्न हमारे पास है, ये हमें क्या सम्मान दे रखे हैं और उन सम्मानों को मध्य प्रदेश सरकार ने कब प्रारंभ किया गया था, ये दे रखा हमें। देखो कबीर सम्मान है, तो कबीर सम्मान कब प्रारंभ किया गया था, 1986 में। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, तीसरा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आ गया, ए। फिर देखो अगला पुरस्कार है प्रदीप सम्मान। प्रदीप सम्मान कब दिया जाता है, 2013 में प्रारंभ किया गया था। फिर एक कुमार गंधर्व सम्मान, तो कुमार गंधर्व सम्मान कब दिया जाता है, 1992-1993 में। और किशोर सम्मान का प्रारंभ किया गया था 1997 में। देखो एक और चीज याद करना है आपको, एक तो सम्मान है कब प्रारंभ किया गया है और किस चीज के लिए दिया जाता है, ये आपको जरूर याद करना है। जैसे प्रदीप सम्मान, तो प्रदीप सम्मान आपको पता है मलखम क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो और आप कमेंट के माध्यम से बताइए, मलखम मध्य प्रदेश का क्या है, राजकीय नृत्य है। तो मध्य प्रदेश में कब इसको राजकीय नृत्य राजकीय खेल घोषित करा, ये आपको जरूर याद बताना है कमेंट के माध्यम से। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पे देखो हमें पुरस्कार दे रखी है और किस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है वो दे रखा है। जो देखो इकबाल सम्मान है, तो इकबाल सम्मान में कितनी राशि दी जाती है, 2 लाख रुपए की। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, तीसरा। तो देखो पहले का आंसर तीसरा। फिर देखो दूसरे का आंसर दूसरा। देखो कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है, 5 लाख। फिर देखो कुमार गंधर्व है, तो कुमार गंधर्व में कितनी राशि दी जाती है, 1.25 लाख। और कबीर सम्मान में कितनी राशि दी जाती है, 3 लाख। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए। अगला प्रश्न हम लेते हैं, मध्य प्रदेश के देवास में कुमार गंधर्व की याद में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो आपको याद करना है, अमृत उत्सव मनाया जाता है। और आपको यह भी याद करना है कि कुमार गंधर्व किस क्षेत्र से संबंधित है, तो देवास क्षेत्र से संबंधित है। रहेगी बात आपको याद। फिर अगला प्रश्न में, राजा भैया पूंछ वाले का मूल नाम क्या है। देखो उसके ऑप्शन में देखोगे ना तो आपको दिखेगा बाल कृष्ण आप्टेकर। राजा भैया पूंछ वाले क्या थे, ये जो बाल कृष्ण आप्टेकर थे, तो इनकी एक पहले क्या होती थी, जागीरदारी। तो किस क्षेत्र के जागीरदार थे ये, पूंछ वाले एक जागीरदारी थी, इसलिए इनको बोलते थे राजा भैया पूंछ वाले, मतलब वहां वाले जागीरदार थे। परंतु मूल नाम क्या है इनका, बाल कृष्ण आप्टेकर। तो आपको इससे क्या समझ में आया कि मध्य प्रदेश के जितने भी फेमस व्यक्ति है तो उनका हो सकता है कोई उपनाम हो, तो उनके मूल नाम जरूर याद करना आपको। ऐसे एमपीपीएससी में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, सांची में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सर जॉन मार्शल द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत गद्य और पद्य दोनों में गाया जाता है, तो कौन सा गाया जाता है, बरसाती बारता। आपको ये बताना बरसाती बारता किस क्षेत्र का लोक गीत है, कमेंट के माध्यम से। मध्य प्रदेश में जल महल किस जिले में स्थित है, तो ये धार जिले में। तो धार जिले में भी कहां पे याद करना है, मांडू। और मांडू को क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ जॉय, खुशियों का नगर, या इसी का पुराना नाम है मांडू का सादियाबाद। वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं, खंडरों का शहर। तो कौन है, मांडू। मांडू बहुत फेमस है। फिर देखो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गुलशन ए आलम गोलघर कहां स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। आपको ये बताना है गुलशन ए आलम या गोलघर का निर्माण किसने करवाया था, ये बताना है आपको। कहां पे स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। फिर देखो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन है, तो कौन सा सही कथन है, आपको ये बताना है। इसूरी फाग राग नृत्य के साथ गाया जाता है, क्या सही बात है, बिल्कुल गलत बात है। फिर लमटेरा गायन कृष्ण भक्ति से संबंधित है, बिल्कुल गलत है। खाम से स्वांग में कोलकू जनजाति द्वारा खंबा खड़ा करके मेघनाथ की पूजा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। धोरू बेगा जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है, बिल्कुल गलत बात। हमें क्या बताना था, सही कथन। सही कथन क्या है इसका, सी। आपको एक और चीज मैं बताता हूं, एमपीपीएससी में जब भी इस प्रकार के ऑप्शन आपको मिले,
इस प्रकार का ऑप्शन। तो इसमें जो सबसे बड़ा ऑप्शन मिलता है, देखो इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, देखो सी, ये उसका करेक्ट आंसर होता है। देखो ये ऑप्शन तो फिर भी उसने इतने बड़े बड़े बना रखे। एमबीपीएससी में आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के तो बहुत छोटे छोटे ऑप्शन बनाते हैं, एक ऑप्शन बहुत बड़ा दे रखा, वही इसका सही आंसर है, जिसमें सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन होता है। देखो इसी में सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि खम स्वांग में कोरकू जनजाति द्वारा खंबा खड़ा करके मेघनाथ की पूजा की जाती, सब कुछ बता दिया उसने। अगला प्रश्न हमारे पास, नाग भित्ति या इसको बोलते सांप भित्ति चित्र मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, बघेलखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारे पास, आर्टिस्ट कंबाइन की स्थापना कहां की गई है, कहां पे की गई, इसकी स्थापना ग्वालियर में, आर्टिस्ट कंबाइन की स्थापना। अगला प्रश्न हमारे पास और लास्ट प्रश्न हमारे पास है, सांची स्तूप के बारे में गलत कथनों को चुने। देखो यहाँ पे क्या बोला है, गलत कथन। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, ये पढ़ते ही नहीं गलत कथन, वो बस देखते रहते हैं क्या है। तो देखो इसका निर्माण सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, हमें तो गलत कथन ढूंढना है, तो पहला आंसर क्या है, करेक्ट। फिर देखो मान स्तूप को त्रिवेदी स्तूप के नाम से जाना जाता है, तो ये क्या है, गलत। फिर देखो भोपाल की बेगमों ने इसकी परिक्रमा नष्ट कराई थी, ये भी गलत है। हमसे क्या पूछा, गलत कथन बताइए, तो 2 और 3 क्या है इसके गलत आंसर है। रहेगी याद आपको याद दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।